हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 यानी कि कंबशन एंड फ्लेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बेसिक लेवल की साइंस है, एनसीईआरटी की बुक है। ये क्लास 8 के बच्चों के अलावा बाकी लोगों को भी मदद करेगी। जो भी बेसिक लेवल का साइंस पढ़ना चाहते हैं ये सभी को मदद करेगी। हर उस एग्ज़ाम में मदद करेगी जहाँ पर भी बेसिक लेवल की साइंस पूछी जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में क्या है जानने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम, एनसीईआरटी बुक, क्लास 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है। हम जो है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए घर में। ठीक है, इंडस्ट्री में जैसे ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए हम डीजल पेट्रोल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसी तरह तरह के हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं। कुछ फ्यूल्स का नाम बताइए जो ट्रेड और इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ऑटोमोबाइल्स चलाने में कौन से फ्यूल यूज़ होते हैं, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आपको पता है अलग अलग तरह के फ्यूल्स यूज़ होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कावडंग हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया। ये सारे हमारे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक, इसके बाद बता रहा है कि आप एक और चीज़ से फेमिलियर है, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल। जब कैंडल जलती है, मोमबत्ती जलाते हैं ना, उसको भी आप जानते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है कैंडल के जलने में और एक कोल या किसी दूसरे फ्यूल के जलने में। जैसे देखिए कैंडल जो कैसे जलती है, बर्न्स विद अ फ्लेम। देखिए जो कैंडल होती है वो कैसे जलती है, एक फ्लेम के साथ। मतलब उसमें एक आग की लपट ऐसे दिखाई देती है ना। तो आग की एक लपट ऐसे हमें दिखाई देती है। मान लो ये कैंडल है तो इसमें एक ऐसे आग की लपट हमें ये दिखाई देती है, फ्लेम। कोल में ऐसा नहीं होता, कोल में सिर्फ आग के अंगारे दिखते हैं। ऐसे ही बहुत से मटेरियल्स हैं जो बिना फ्लेम के जलते हैं और बहुत से मटेरियल जो फ्लेम के साथ जलते हैं। ठीक है, तो कैसी फ्लेम बनती, क्या होता है, यही जानते हैं हम लोग इस चैप्टर में। चलिए सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ कंबस्शन। कंबस्शन क्या होता है भाई, व्हाट इज़ कंबस्शन। तो बता रहा है कि एक आपने एक्टिविटी परफॉर्म की थी मैग्नीशियम रिबन को जलाने की। हमने ये जाना था कि भाई मैग्नीशियम जो होता है बर्न करता है, क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट। तो जो मैग्नीशियम जब जलता है तो वो जब जलता है तो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मैग्नीशियम जब जलता है तो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है वो। ठीक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है वो। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं एक और एक्टिविटी, जैसे हम चारकोल लेके करें। थोड़ा सा एक चारकोल लेंगे, कैंडल की फ्लेम के पास लाएंगे या बुनसन बर्नम के पास लाएंगे, उसको जला के देखेंगे क्या होगा। चारकोल कैसे जलता है, हमने क्या पाएंगे इस एक्टिविटी में कि जो चारकोल होता है वो कैसे जलता है, बर्न्स इन एयर। हम ये देखेंगे तो चारकोल है वो एयर में तो जल जाता है। ठीक है, चारकोल बर्न्स इन एयर। ठीक है, कोल ये भी जल जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। तो देखिए चीज़ें जो जल रही हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, ये सारी चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि जब कोई चीज़ जल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, किस तरह से मैग्नीशियम जल रहा है ये दिखा रहा है। तो वो फ्लेम के साथ जल रहा है। ठीक है, अब समझना कंबस्शन होता क्या है। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कंबस्शन। देखिए ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या हो, एक सब्सटेंस रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ, जले और क्या दे, हीट दे। क्या दे, हीट दे, उसी को बोलते हैं कंबस्शन। तो कंबस्शन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और जलता है और हीट प्रोड्यूस करता है, उसी को बोलते हैं हम कंबस्शन। ठीक है,
I hope it is very clear that a combustion is what? A combustion is a chemical process in which a substance react with oxygen and it gives off heat and it is called combustion, right? And the substance that undergoes combustion is said to be combustible. जो substance combustion में जाता है उसको combustible कहते हैं, मतलब जो substance combustion करता है उसको हम combustible बोलते हैं, ठीक है। तो combustible substance वो होते हैं जो combustion करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। देखिए जो फ्यूल होते हैं वो सारे कंबस्टिबल होते हैं। जो सब्सटेंस जलेगा वो कंबस्शन करेगा, जो हीट प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, वो एक फ्यूल भी है। जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो फ्यूल भी है। फ्यूल सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक। कंबस्शन में क्या होता है, कभी कभी हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है, ठीक है, इधर एज फ्लेम और एज अ ग्लो, या तो फ्लेम के रूप में या एक ग्लो के रूप में लाइट भी निकलती है। तो हीट के साथ साथ फ्लेम के साथ साथ लाइट भी निकलती है, ये भी याद रखना, फ्लेम के रूप में या ग्लो के रूप में। तो कंबस्शन में हीट और लाइट निकलती है। तो हो क्या रहा है, इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऊपर जो हमने रिएक्शन देखा तो मैग्नीशियम और चारकोल क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं, ठीक है। मैग्नीशियम और चारकोल क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल सब्सटेंस होने का मतलब क्या होता है कि वो जलेगा, अच्छे से जलेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जलेगा और हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमने फर्स्ट पेज कंप्लीट किया। इसको पूरा अच्छे से रीड करिए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो बताइए। यहाँ पे मेन चीज़ है फ्यूल क्या होता है, कंबस्शन क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, एक्टिविटी दी हुई है। अब क्या है इसमें, क्या है इसमें, भाई इनको जला के देखना है कि ये कंबस्टिबल है या नहीं है। तो वुड पेपर आपको पता है इनमें से जो चीज़ जलती है वो कंबस्टिबल है, जो नहीं जलती वो नॉन कंबस्टिबल है। तो जलाने की कोशिश मत करना, इसको एल्डर से पूछ सकते हैं, ये एक्टिविटी आपको करनी है, या आप खुद भी देख सकते हैं, आपको दिमाग इतना लगा सकते हैं कौन सी चीज़ जलती है कौन सी चीज़ नहीं जलती है, ठीक है। तो इसमें आपको एक लिस्ट में बताना है सिर्फ इतना कि कौन सी चीज़ जलती है वो कंबस्टिबल है, कौन सी चीज़ नहीं जलती है वो नॉन कंबस्टिबल हो जाएगी, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। अब हम जानेंगे किस कंडीशन में कंबस्शन होता है, ठीक है। किस कंडीशन में कंबस्शन होता है ये जानेंगे, किस कंडीशन में कंबस्शन होता है, क्या क्या कंडीशंस चाहिए कंबस्शन को टेक्स प्लेस होने के लिए। मतलब व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू टेक, व्हाट इज़ द कंडीशन रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ द प्री रिक्विसाइट ऑफ अ कंबस्शन टू टेक्स प्लेस। कौन सी कंडीशन चाहिए, क्या स्थिति परिस्थिति चाहिए जिसमें कंबस्शन होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर जब हम मोमबत्ती को कवर कर देते हैं तो कंबस्शन देखिए बंद हो जा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एयर इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग। देखिए यहाँ ये पॉइंट दिया ना, सबसे ज़रूरी क्या है, एक्सपेरिमेंट शोज दैट द एयर इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग, यानी कि एयर चाहिए कंबस्शन को होने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एयर चाहिए, कोई फ्यूल होना चाहिए, है ना, कोई फ्यूल होगा तभी तो जलेगा, कोई फ्यूल होना चाहिए, एयर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सिंपली दिमाग में बिठा लेना है कि किसी चीज़ को जलने के लिए एयर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि वी फाइंड दैट फॉर कंबस्शन एयर इज़ नेसेसरी। कंबस्शन को होने के लिए, आग को जलने के लिए, जलने की प्रोसेस को होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, एयर। एयर इज़ नेसेसरी, याद रखिएगा, एयर बहुत ज़रूरी होती है आग जलने के लिए, ठीक है। जब एयर एंटर करेगी तभी वो चीज़ जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। ये इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्लेम तुरंत बुझ जाएगी जब वहाँ पे एयर नहीं होगी, तो ठीक। तो ये आपने समझ लिया कि कंबस्शन को होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एयर, यानी कि एयर चाहिए ही चाहिए कंबस्शन को टेक्स प्लेस होने के लिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे जाने कि कंबस्शन क्या होता है, कौन से सब्सटेंस कंबस्टिबल हैं, कौन से नॉन कंबस्टिबल हैं, और कंबस्शन को होने के लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं। तो एयर का प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बता रहा है कि सन में क्या होता है, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, सन में हीट और लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है सन के अंदर, ठीक है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सिंपल सा आप चीज़ यहाँ पे ये जान लीजिए कि सन जो हमें हीट और लाइट देता है उसके अंदर कौन सा रिएक्शन होता है,
न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ये सिंपल सी चीज़ जान लीजिए, उसके न्यूक्लियस में कुछ रिएक्शन होता है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से सन से हमको हीट एंड लाइट मिलती है। तो ये फैक्ट याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि सन से जो हीट एंड लाइट मिलता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से मिलता है। ठीक है, तो सन से हीट और लाइट न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से मिलता है। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि आग लग जाए, किसी आदमी के कपड़े में आग लग जाए। यहाँ बोल रहा है यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन अ क्लॉथ ऑफ पर्सन कैचेस फायर। अगर किसी आदमी के कपड़े में आग लग जाए तो हम क्या करते हैं? अगर मान लीजिए कोई बंदा है, कोई इंसान है, उसके कपड़े में आग लग गई तो क्या करते हैं हम? तो क्या करते हैं? द पर्सन इज कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट। क्यों? अगर मान लो किसी के शरीर में आग लगे तो उसको हम ब्लैंकेट से तुरंत कवर करने को बोलते हैं, उसको जल्दी से कंबल से छुपा दो, कंबल से उसको ढक दो। क्यों ऐसा करते हैं? टू एक्सटिंग्विश फायर, ताकि जो आग है वो बुझ जाए। आग को बुझाने के लिए हम उस आदमी को कंबल से ढक देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं भाई? कंबल क्यों डालते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है, ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लोथ्स कॉट फायर। जिसको मतलब कपड़े में आग लग जाए या किसी आदमी अगर आग में कोई जल रहा है उसको तुरंत कंबल से कवर करेंगे तो उसको फायदा होता है क्या? कि आग जो बुझ जाती है। तो आग बुझने के लिए हम कंबल का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कंबल अगर लपेट देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हवा नहीं पहुँचेगी जहाँ पे आग जल रही है। ठीक है, तो मेन चीज़ यहाँ पे हवा का कॉन्सेप्ट था कि कंबल अगर लगा देंगे उसकी बॉडी की चारों तरफ तो जो हवा का सप्लाई होता है, हवा की सप्लाई बंद हो जाएगी, एयर की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो आग भी बुझ जाएगी। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज़ थी कि भाई कंबल से क्यों लपेटते हैं किसी आदमी को? ताकि हम फायर को बुझा सकें, ताकि हम आग को बुझा सकें। और कैसे बुझेगी आग? हवा की सप्लाई कंबल के द्वारा रोक दी जाती है। तो हवा नहीं मिलती आग को, तो हवा, जब आग को हवा नहीं मिलती तो आग बुझ जाती है। तो आपने पहले एक्सपेरिमेंट में देख लिया, इससे पिछले पेपर में, पिछले पेज में, कि अगर आग को हवा ना मिले तो आग बुझ जाती है। ठीक है, ये हो गया भाई आग कैसे बुझती है। हवा नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी। अब एक चीज़ आ रहा है यहाँ, फॉरेस्ट फायर क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा भाई जंगलों में आग लग गई, जंगलों में आग लग गई। कहाँ पे जंगल में आग गई? जैसे ऑस्ट्रेलिया में लग गई थी, एक जगह कहीं और भी लगी थी। तो इस तरह से आप देख सकते हो फॉरेस्ट फायर होता क्या है। यहाँ पे समझिए कि फॉरेस्ट मतलब बहुत जंगल में कोई आग लग जाना। फॉरेस्ट फायर का मतलब है जंगल में आग लगना। तो होता क्या है, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, जब बहुत ही मतलब गर्मी का मौसम होता है, गर्मियों में होता क्या है, कहीं कहीं पे क्या होता है, जो ड्राई गैसेज होती हैं उनमें आग लग जाती है। सूखी सूखी जो घासेस होती हैं, ग्रासेस, उसमें आग लग जाती है। इन घासेस से, इन ग्रासेस से मतलब क्या होता है, ये पेड़ पौधे और इधर उधर सब जगह पूरे जंगल में फैल जाती है। इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी को बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। तो किसी न किसी गलती से, किसी न किसी कारण से ये जंगल में आग लग जाती है, घास में, फिर घास से पेड़ में, फिर पूरे के पूरे जंगल में ही आग लग जाती है। तो ये होता है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में आग का लगना। वो नेचुरल कारण से भी लग सकती है, किसी इंसान की गलती से भी लग सकती है। मान लो कुछ जलता हो, किसी ने वहाँ फेंक दिया हो और बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हो और उससे आग सुलग के चारों तरफ लग गई, तो ये होता है फॉरेस्ट फायर। और जंगल में तो पता है आपको, सूखी पत्ती, लकड़ी, हवा सब कुछ है, तो अच्छे से वहाँ आग लगती है और पूरे जंगल को जला के राख कर देती है। तो ये होती है फॉरेस्ट फायर, जो बहुत ही खतरनाक होती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु सब इसमें मर जाते हैं, है ना। तो ये इस तरह हमने पेज नंबर 66 तक डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। इसको पूरा अच्छे से आपको रीड करना है, पूरा अच्छे से समझना है। कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछना है, पूरा वीडियो देखना है। इसके बेस के बाद फिर जो लास्ट में समरी दी है, पूरा समरी पढ़ना है। ये देखिए, जो समरी दी होती है, ये समरी पढ़ना है। ये मैं बोलता हूँ आपको हर बार, व्हाट यू हैव लर्न, ये आपको पढ़ना जरूरी होता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, व्हाट यू हैव लर्न में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी चीज़ देखिए होती है नॉलेज। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो बाकी सारे काम हो जाएंगे। तो अच्छी नॉलेज के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, फिर इसके बेसिस पे ये आप क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, फिर ये क्वेश्चन आंसर्स आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन आंसर दो दो तीन तीन करके रोज सॉल्व करिए, रोज एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, रोज दो दो क्वेश्चन सॉल्व करिए और दिखाइए कि इतना आपने किया। ठीक है, जो नहीं समझ में आए पूछिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो पूछो मुझे, कमेंट करके पूछो, मैसेज करके पूछो मुझे। और एक एक चीज़ को पढ़ो, लिखो, सॉल्व करो, याद करो, फिर टेस्ट देने के लिए तैयार रहो। और सबसे बड़ी चीज़ है नॉलेज। जितना ज़्यादा, जितना डीप नॉलेज लोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो एक एक लाइन, एक एक शब्द पढ़ना है स्टूडेंट्स। मैं देखिए आपको इसलिए कोशिश करता हूँ एक एक लाइन, एक एक शब्द तक समझाऊँ। बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो मैं छोड़ देता हूँ, बाकी मैं ज़्यादातर आपको समझा देता हूँ। तो जो भी नहीं समझ में आता है आप पूछिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अपने, और ये फॉरेस्ट फायर तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम पढ़ेंगे पेज नंबर 67 से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे
तो आज हमने फॉरेस्ट फायर तक पढ़ लिया। इसको पढ़िए, समझिए, लिखिए, याद करिए, वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो सबको शेयर भी करिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।